थोड़ा सा कम होता है ना, थोड़ा कम होता है, होता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल नहीं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल होता है। तो रिजिड बॉडीज जिनमें डिफॉर्मेशन ना हो, लेकिन अब बाद में एक लाइन और बोल देना, अगर हो रहा है तो थोड़ा सा होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये रिजिड बॉडीज। उसके बाद हमने क्या देखा था, सेंटर ऑफ मास देखा था, और सेंटर ऑफ मास हम लोगों ने निकालना भी सीखा था कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर ऐसी स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगुलर शेप में, तो उसके जो डायगोनल जहां पे मीट करेंगे वहीं पे क्या होगा, उसका सेंटर ऑफ मास। अगर वो सर्कुलर बॉडी है, अगर ये सॉलिड है तो भी इसके सेंटर में होगा, और अगर ये हॉलो है ऐसे रिंग शेप की तो भी इसके सेंटर में होगा। अगर ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसकी जो मीडियंस होती है वो जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहीं पे क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था सेंटर ऑफ मास की पोजीशन के लिए, क्या था वो, m1r1 प्लस m2r2 प्लस सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूले में हमेशा दो मास के लिए लिखा करूंगा, लेकिन वो नंबर ऑफ मासेस के लिए वैलिड है, तो आगे चल के मैं डैश डैश नहीं लिखूंगा, m1 प्लस m2 बस लिखूंगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। कल की क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम लोगों को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बार बार रिपीट होते हैं। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये सबसे पहला, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ थ्री पार्टिकल्स at the vertices of an equilateral triangle. The masses of the particles are 100 gram, 150 gram and 200 gram respectively. तो बोल रहा है कि तीन मासेस को ना उसने कैसे अरेंज किया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर तीनों मासेस को इसने रखा हुआ है। तो देखो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आप लोगों को दिख रहा है, एक 100 ग्राम, एक 150 ग्राम और एक 200 ग्राम का, और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है, 0.5 मीटर। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी, 0.5 मीटर। कहां से पता चला है हमें, इस डायग्राम से। पहला वाला मास देखो कहां पे रखा है, ओरिजिन पे। अगला वाला मास देखो एक्स में 0.5, यानी कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.5। इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है, 0.25, 0.25 रूट 3, 0.25 √3। मेरे ख्याल से डायग्राम क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा, हाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं था, इसको हमको खुद से बनाना है, पर ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीन मासेस बना देता हूँ, ये पहला मास है, उसके बाद ये दूसरा मास है, और ये हमारा तीसरा मास है। क्वेश्चन में दिया हुआ है तीनों मासेस दिए हुए हैं यहाँ पे, ईच साइड ऑफ द ये 0.5। तो देखो ये जो हर साइड है ना वो कितनी है, 0.5 मीटर की है। अब ये 100 ग्राम है, ये 150 ग्राम है और ये 200 ग्राम है। अगर ये तीनों के तीनों मासेस सेम होते तो पता है एग्जैक्टली यहाँ पे इसका सेंटर होता, सेंटर ऑफ मास। लेकिन अब यहाँ पे मिसमैच है, यहाँ पे ये ज्यादा मास का, ये उससे कम और ये उससे कम, तो इसका सेंटर ऑफ मास ना यहाँ कहीं पे होगा, पता नहीं कहाँ पे, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो जब भी सेंटर ऑफ मास निकालना होता है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, तो सबसे पहले चीज क्या, ओरिजिन। सबसे पहले हमको क्या डिफाइन करना है, ओरिजिन की, ओरिजिन कहाँ पे होगा। ओरिजिन को हमें कहाँ पे लेना होता है, कहीं भी, जहां आपकी मर्जी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे नीचे मास होगा ना उसको क्या मान लेते हैं, उसके सेंटर को ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसके सेंटर को ओरिजिन मान लिया, तो ओरिजिन माना तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा हमारा क्या, वाई एक्सिस। अब देखो ये दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.5 मीटर। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का कितना हो जाएगा, 0.50। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0 0। इसके लिए एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। अब ये देखो यहां से लेके यहां की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है आपको कितनी, 0.5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है कि इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा। चलो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये टोटल 0.5 मीटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच होगा ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0.25, कि भैया ये दोनों मासेस के तो बीच में ही होगा। लेकिन इसकी हाइट हमको निकालना है अभी, कि ये कितनी हाइट पे होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक के ये 0.25 है, क्योंकि टोटल कितना था 0.5, तो ये 0.25। और ये हाइपोटेनियस ये कितना है, 0.5, क्योंकि तीनों मिलके इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं जिसकी हर साइड कितनी की, 0.5। तो ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5। तो आप पाइथागोरस लगा के इसको निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं।
चलो मैंने इसको मान लिया कि ये h है ना, तो h कैसे निकलेगा, h इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर। मानते हो इतना? तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करने के लिए देखो बहुत सारे मेथड्स हैं, एक मेथड उसमें से ये है, जब भी इस टाइप का कुछ आए तो 0.5 इंटू 0.5 लिख सकता हूं मैं इसको, माइनस 0.25 इंटू 0.25, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.25 लिख सकते हैं। क्यों मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलरेडी 0.25 है, तो हम लोग कॉमन निकाल सके। तो देखो मैं इसको लिख रहा हूं h इज इक्वल्स टू, इस 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 0.25 इंटू, इसको भी क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 0.25, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0.5 बन जाएगा, माइनस 0.25 इंटू 0.25। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, 0.25 इंटू 0.25, लेकिन स्क्वायर रूट के बाहर निकलने पे क्या बच जाएगा, सिर्फ एक ही बार बचेगा। यहाँ पे अगर 4 होता है तो बाहर जाके वो क्या बन जाता है 2, क्योंकि स्क्वायर रूट के बाहर निकला है ना। तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो हमने कॉमन निकाला 0.25 को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, बस ये 2 और ये 2 बच जाएगा, क्योंकि 0.25 इंटू 0.25 तो बाहर निकल गया ना, तो क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 1, तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.25 रूट 3। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका y एक्सिस कितना हो जाएगा, y एक्सिस पे ये 0.25 रूट 3, ये हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए, अच्छे से इसमें लिखे हुए हैं, इसलिए हम लोग इसमें सॉल्यूशन करेंगे अब। तो देखो 0.25 रूट 3, ये जो 0.25 रूट 3 मैंने निकाला है वो आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं। सीधे आप चाहो तो इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, वो भी आ जाएगा। तो चलो अब निकालना है आप लोगों को क्या, इसका सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है, हम निकालते हैं उसकी एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस, आपको सॉल्व करना है साथ साथ, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। उसके बाद आपको सॉल्व करना है क्या, इसका y, ये यहां से तो x आ जाएगा, उसके बाद आपको सॉल्व करना है इसका y। y क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, और अभी तक के हमने कुछ नया किया नहीं है इसमें, प्लस m3। बस यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है, ग्राम में ही पुट कर देते कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी ग्राम और नीचे भी ग्राम, यूनिट का फिर हमको ख्याल नहीं रखना है, ऊपर और नीचे सेम है ना। तो ऊपर में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 x1 की वैल्यू तो 0 है, तो 100 इंटू 0, भाई इसके लिए x1 y1 दोनों की वैल्यू 0 है, प्लस m2 दिया हुआ था 150 और x2 की वैल्यू है 0.5, प्लस m3 था हमारा 200 और इसकी वैल्यू है 0.25, नीचे आ जाएगा क्या 100 प्लस 150 प्लस 200 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई होने पे कितना बचेगा, ये 75, और ये कितना बचेगा 50, तो 75 और ये कितना 125 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 450। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 से ही चला जाएगा 5 बार, 25 से ही कितनी बार चला जाएगा 16 और 1 18 टाइम्स, यही आ रहा है क्या आंसर, देखो हाँ 5/18। इसको और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.278, 0.278 ये आ गया। तो देखो x कोऑर्डिनेट तो आ गया 0.278, y कोऑर्डिनेट भी इसी से निकल जाएगा, निकालो फटाफट, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जितना कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट होते जाएगा। y को मैं यहाँ निकाल लेता हूँ, m1 y1 वो तो 0 हो जाने वाला है, तो 0 प्लस 150 इंटू, देखो यहाँ पे तो ये भी 0 है, y2 भी 0 है,
तो इसको निकालना तो और इजी हो जाएगा। प्लस वाई M3 है 200, 200 इंटू 0.25√3 डिवाइडेड बाई ये कितना आया था 450 आया था, तो मैं सीधा 450 लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा 50√3 अपॉन 450, ये बन जाएगा √3/9, 50 से 9 टाइम्स चला जाएगा, तो 1/3√3। तो ये आ जाएगा कितना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√3। √3 क्या होता है 1.7, 1.7 इंटू 3, 1.7 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा ये 5.1 समथिंग कुछ हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 0.19 कुछ आ जाएगा। मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते जा रहा हूं। तो यहां पे हमको उसकी लोकेशन बनाना है, क्या बना सकते हैं? बहुत आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो x की वैल्यू कितनी दे रखा है 0.278, इधर होगी कि इधर होगी? ये तो 0.25 है ना, 0.278 देखो इस तरफ होगी, तो मैंने इसको बना लिया कि यहाँ कहीं होगा x का वैल्यू 0.278, और जब इस तरफ जाओगे ना तो 0.19, तो यहाँ पे कहीं, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। हमको एक रफ वैल्यू दिखाना है उसकी, तो ये 0.19, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के तो 25 है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की 0.19, तो ऐसे करके इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे करके ऊपर लेके जाएंगे, तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे सेंटर ऑफ मास बनाते हैं। एक्स की वैल्यू जहां आती है उसको हमने पॉइंट किया, वाई की वैल्यू जो है इसको पॉइंट किया, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे वर्टिकल लाइन, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पे सेंटर ऑफ मास। चलिए इसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसके ऊपर भी 3-4 स्टार लगा लीजिए, बहुत बार पूछता है इसको, बहुत बार पूछता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। यहाँ पे ना ये एक एल शेप्ड लेमिना है, ये ऐसा कुछ, मतलब इसमें कुछ ऐसी एक पट्टी काटा है जिसका शेप आपको कैसा दिख रहा है एल टाइप का। अब इसका टोटल मास जो है ना वो 3 किलोग्राम। अब बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा यार, और डायमेंशंस ना यहाँ पे दे रखे हैं, उसने आपको खुद से ओरिजिन दे दिया है कि ये वाले पॉइंट को आप ओरिजिन मान लीजिए, ये वाला पॉइंट है 1 1 पे, ये है 1 2 पे, ये है 2 1 पे, ये है 2 0 पे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। जरा इसको ध्यान से देखो, इसकी विड्थ कितनी है 1, क्योंकि देखो 1 1 है ना, x की वैल्यू कितनी इस पॉइंट पे 1, और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी 1, क्योंकि देखो यहाँ 2 पहुंच गया, यहाँ ऑलरेडी 1 था, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है। ये हाइट दे रखी है 1 मीटर, यहाँ तक के 1 मीटर है, और यहाँ तक के देखो y एक्सिस कितना है 2, तो ये भी कितना होगा 1, यानी ये भी 1/1, ये भी 1/1, ये भी 1/1। तीनों टुकड़े सेम है या नहीं है? बिल्कुल सेम है। और टोटल ये 3 केजी का है, उसके आपने 3 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो तीनों टुकड़े कितने कितने मास के होंगे? 1 1 केजी के होंगे। तो ये भी 1 केजी, ये भी 1 केजी, ये भी 1 केजी। तो आप लोग ना ऐसा एज्यूम कीजिए, यहाँ पे ना 3 पार्टिकल रखे हैं, ये 1 केजी का, ये भी 1 केजी का, ये भी 1 केजी का। अब तीनों देखो ऐसे स्क्वायर शेप के हैं, तीनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये बता सकते हैं आप लोग? कहाँ होगा? बिल्कुल इनके सेंटर पे। जैसे इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, ये 1 मीटर का है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 मीटर। हाइट भी कितनी होगी 0.5 मीटर। अच्छा मुझे बताओ इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0.5। इसका एक्स कोऑर्डिनेट देखो ना, यहां से चलने पे हमको एक्स कोऑर्डिनेट मिलता है, तो कितना आगे चलने पे आएगा ये? इसके जस्ट ऊपर है ना, तो 0.5। अब इसकी हाइट कितनी है? यहां से लेके यहां तक के तो 1 है, और इसका वो आधा है, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो देखो आपको सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है, मैं सबका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख देता हूँ।
आप फटाफट निकाल के बताइए कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। उसके बाद हम लोग बताएंगे एक शॉर्टकट। तो इसका होगा कहाँ, 1.5, 0.5, इसका कहां पे हो जाएगा 0.5, 0.5, इसका कहां पे होगा 0.5, 1.5। अगर किसी को ये कोऑर्डिनेट कैसे लिखा मैंने ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्लीज पूछिए। पक्का सबको समझ में आ गया? बहुत इजी है ये। तो यहाँ पे आपको सबका x1 y1 दे रखा है। अब यहाँ पे हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो 2 डायमेंशनल फिगर है तो हमको x और y दोनों निकालना पड़ेगा। तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। इसको सॉल्व कर लेना खुद से, क्योंकि बस वैल्यूज तो पुट करना है यहाँ पे। लेकिन आप इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, जैसे कि देखो आप, अगर ये एक स्क्वायर शेप, मान लो ये स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा। पता है वहां पे क्यों आता है? एग्जैक्टली वहां पे इसलिए आता है क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसा फोल्ड कर सकते हैं। सोचो ये पीस ऑफ पेपर है, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो यहाँ पे ये इस लाइन के अलोंग फोल्ड हो रहा है ना, तो जिसके अबाउट सिमेट्री होगी उसी के ऊपर जो है सेंटर ऑफ मास लाई करता है। तो भाई इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। जैसे मैं आपको एक पेज दे दूं ना और बोलूं कि बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, तो आप उसका सेंटर ऑफ मास बड़े आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि देखो ये एक पेज है, इसका सेंटर ऑफ मास आपको निकालना है, अभी दिखेगा आपको सेंटर ऑफ मास। तो मैं बोलूंगा कि इसका सेंटर ऑफ मास ना सिमेट्री से हम निकाल लेते हैं, क्यों स्केल वगैरह का यूज करें। तो हमने ना इसको ऐसा किया, जैसे ही इसको हमने ऐसा करके फोल्ड किया, ये देखो ये ऐसा मैंने इसको फोल्ड कर दिया, सीधा फोल्ड नहीं हुआ ये। तो कितने बच्चे इस बात को फील कर पा रहे हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास नहीं, जो बीच में लाइन है उसी के ऊपर कहीं ना कहीं होगा। हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो, यहां हो सकता है यहां। कहां पे होगा ऊपर से नीचे कैसे पता करेंगे? एक बार और फोल्ड कर देंगे। जैसे ही हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, देखो इसके अबाउट सिमेट्री रहने से यही फायदा होता है। जैसे ही आपने इसको फोल्ड किया तो पता है आपको बिल्कुल बीचों बीच दिख जाएगा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है। अब आप देखो इस सेंटर ऑफ मास से चारों दिशाओं में, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ सेम मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पता है। लेकिन अगर मान लो ये थोड़ा सा ऐसा टॉर्न अप होता, ये ऐसा फटा हुआ है, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होता? नहीं। सेंटर ऑफ मास वो होता है जिससे सारा मास ना इक्वल डिस्टेंस पे हो। अब यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, अब आप यहाँ पे नहीं बता सकते ऐसा फोल्ड करके। ये देखो फोल्ड होने पे इसके ऊपर आ गया क्या? पूरा नहीं आया ना। तो सिमेट्री कब लगती है? जब पूरा फोल्ड हो जाए। क्या यहाँ पे पूरा फोल्ड हो पाया? नहीं। यानी कि इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है ये। क्या इसके अबाउट सिमेट्रिक है ये? नहीं। तो इसमें ना आप ऐसे नहीं बता सकते। क्या ये वाला जो फिगर है इसमें आप बता सकते हो किस लाइन के ऊपर होगा इस वाले क्वेश्चन में? मैं बता सकता हूं। हाँ बिल्कुल सही। यहां पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसके अलोंग अगर फोल्ड करेंगे तो आपको देखना पूरा का पूरा उसके ऊपर ओवरलैप करता दिख जाएगा। ये है वो लाइन। कितने लोग फील कर पा रहे हैं? जब ऐसे उठा के ऐसे रखोगे ना तो पूरा उसके ऊपर फोल्ड होके हो जाएगा। मतलब उस लाइन के अलोंग क्या है, ये सिमेट्रिक है। और जिस लाइन के अलोंग सिमेट्रिक होता है ना, हमारा सेंटर ऑफ मास भी उसी के ऊपर आता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बस यही है ना। तो इस लाइन के अलोंग कहीं ना कहीं होगा, इतना हमको पता है। ठीक है, चलिए अभी निकाल नहीं सकते हम लोग क्योंकि दोनों के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। दूसरे के अबाउट भी होता तो वहां से भी फोल्ड कर देते। और अभी देखना जब आप वैल्यूज इसमें पुट करोगे ना तो एक्स और वाई की जो वैल्यू है ना वो बिल्कुल सेम आएगी। हाँ सेम क्यों आएगी? चलो कोई बच्चा बताएगा सेम क्यों आ रही है? क्योंकि देखो ये किस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई बता सकता है? सोचो सोचो इस लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? एक्चुअली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या बताता है? उसको कहां पे कट किया है, y एक्सिस पे। कहां कट कर रहा है? यहाँ पे
0 पे, तो c की वैल्यू कितनी है 0, तो c की वैल्यू हमने रख दी 0। अब देखो ये m क्या बताता है, इसका स्लोप, स्लोप बताता है इसका। यहाँ पे इस लाइन का स्लोप कितना डिग्री होगा 45, और tan 45 कितना होता है 1। तो m क्या होता है, एक्चुअली ये दिख रहा है m, ये क्या है tan थीटा, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, ऐसा है ये। तो देखो ये 45 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1। तो पता है इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = x। तो हर वो लाइन जो ओरिजिन से पास होती है और x एक्सिस से 45 डिग्री बनाती है ना, उसका इक्वेशन होता है y = x। इसलिए आपका ना y और x का वैल्यू बिल्कुल सेम आया होगा, यहाँ कहीं पे आया होगा इसका सेंटर ऑफ मास 1 से कम होंगे दोनों, है ना। हाँ कितना है आंसर एग्जैक्टली, हाँ 1 से कम है और दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो चीज फील हो रही है, तो जिसके अबाउट सिमेट्री है ना उसी के ऊपर कहीं ना कहीं आएगा वो। चलिए, अच्छा यहाँ पे भी अगर ये कंप्लीट होता, ये देखो ये अगर ऐसा कंप्लीट होता तो पता है ये इसके अबाउट मुड़ जाता और इसके अबाउट भी फोल्ड हो जाता और एग्जैक्टली यहाँ पे मिलता हमको सेंटर ऑफ मास। पर यहाँ का मास गायब है ना, देखो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट हो गया है ना। चलो ये ऊपर वाला भी अगर मैं खत्म कर दूं, उड़ा दूं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको भी उड़ा दूं तो फिर तो यहाँ आ जाएगा। तो ये जिस साइड ज्यादा मास है ना उस साइड चला जाता है, ठीक है। मान लो इन तीनों में से मैं इसको उड़ा दूं तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, इसको लगा दिया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आया, यहाँ एक और लगा दूंगा तो सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है, जिधर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन है मास का ये उधर चल देगा, ठीक है। चलिए, तो ये दो हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, ये क्वेश्चन को तो बाद में करना है हमको। चलिए हम लोगों ने ना कुछ रिलेशंस देखे थे। सबसे पहले बच्चों ने देखा था कि एक प्लेन के ऊपर एक मास ऐसे मूव कर सकता है, मास कितना मूव करेगा उसे हम क्या कहेंगे, पूरा नाम बोलो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है इसकी, लीनियर वेलोसिटी। ये क्या है इसका, लीनियर एक्सेलरेशन है इसका। और ये मूव क्यों किया, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या लगाए, फोर्स लगाए। और फोर्स कितना लगाना है, क्या लगाना है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मास। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ी बॉडी है तो उसमें आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस की थी। अब हमारे पास ये एक बॉडी है जिसको हमको रोटेट करना है इस पॉइंट के अबाउट, जैसे हमारे पंखे की पंखुड़ी रोटेट करती है। तो देखो ये इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस को यहाँ पे कवर किया, ये एंगुलर डिस्टेंस को, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल कवर किया उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद इसने एक वेलोसिटी से किया होगा यार, हो सकता है बहुत तेजी से आ जाए, हो सकता है धीरे धीरे आए, तो इसके घूमने की वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा थीटा, यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की, मीटर। वेलोसिटी की, यहाँ पे थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन। वेरी गुड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी क्या, रेडियन। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने की रेट को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। भाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यही अल्फा हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ पे, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसको घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। आपको टॉर्क लगाना पड़ता है घुमाने के लिए चीजों को। उसके बाद यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, टॉर्क कम ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिर्फ नाम सुना है हमने अभी तक के, बस नाम ही सुनना था आप लोगों को। अब देखो हम लोगों ने जब लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे ना तो कुछ फॉर्मूले देखे थे। यहाँ पे चलो मैंने मान लिया, यहाँ तो सब आप जानते हो, यहाँ पे ना इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, ओमेगा 2। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती थी, यू, और फाइनल क्या होती थी, वी हो जाती थी। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो देखो यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन में आपने सबसे पहली चीज पढ़ी थी, यहाँ पे मैं ये पार्टीशन कर देता हूं, यह है लीनियर मोशन और यह है रोटेशनल मोशन। सबसे पहला आपने यहाँ पे एक चीज जाना था, इफ एक्सेलरेशन इज 0 देन
वेलोसिटी इज कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी क्या आ जाएगा इसके लिए, जीरो। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, यानी कि वेलोसिटी कैसी है हमारी, कांस्टेंट। तो सेम प्रिंसिपल यहां पे फॉलो करना है हमको। इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो देन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन आएगा तभी वेलोसिटी चेंज होगी, चाहे वो लीनियर वेलोसिटी हो चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेम फॉर्मूला यहां पे हमको कॉपी पेस्ट करना है। हाँ बताओ। ओमेगा टू फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा टी, टाइम तो टाइम है। दूसरा, यहां पे आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला यहां पे कॉपी पेस्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट यहां पे क्या होता है, थीटा। बहुत बढ़िया। थीटा इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, आपको तो सारे फॉर्मूले याद है। तीसरा फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये तीसरा है, ये चौथा है। हाँ चलो, ओमेगा टू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा वन का स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हम लोगों को काम में आएगी, जैसे कि वेलोसिटी क्या रहती थी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से भी डिनोट कर सकता हूं, मैं एक्स से भी डिनोट कर सकता हूं, मेरी मर्जी। जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो एक्स की जगह पे एस लिख लेना। हम लोग ऐसे मल्टीपल नोटेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि कभी प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो जिसको अच्छा नहीं लग रहा वो ds बाई dt लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, d थीटा अपॉन dt, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता था, dv बाई dt। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई dt। तो देखो फॉर्मूले में कोई चेंज दिख रहा है, नहीं। तो फॉर्मूले ना सेम टाइप के आने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलों को एक बार आप लोग खुद से लिख लीजिए, जितने भी फॉर्मूले फटाफट। उसके बाद हाँ इसको लिखना, लेकिन देखो और भी हम लोगों ने कुछ चीजें डिस्कस की थी। दोनों के दोनों डिस्प्लेसमेंट के बीच रिलेशन, दोनों की दोनों वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, और दोनों के दोनों एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। इनके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा था, s इज इक्वल्स टू थीटा यार, v इज इक्वल्स टू ओमेगा यार, a इज इक्वल्स टू अल्फा यार। तो इस सारे हम लोगों को फॉर्मूले याद हैं, आज की क्लास में भी है ना। चलिए, तो ये फॉर्मूले और वो फॉर्मूले आप लोगों को याद रखना है, बहुत इजी है ये तो। पहले ये वाले फॉर्मूले लिखिएगा, पीछे वाले, वो वाले तो लिख चुके थे कल की क्लास में। इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे फटाफट। चलो हो गया। एक चीज का ना सबसे ज्यादा हमको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये जो ओमेगा है ना, क्वेश्चन में ना वो हमेशा कोशिश करता है कि ना इसको आप लोग मिनट में निकालोगे, लेकिन हमको चाहिए कि इसमें हमेशा सेकंड में। राउंड पर मिनट जब भी देगा ना तो समझ जाओ आपको पहले उसको राउंड पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, राउंड पर सेकंड में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो हम इसको किस में लेते हैं, हम लोग मीटर पर सेकंड में लेते हैं, तो ये भी रेडियन पर सेकंड में होना चाहिए ना। अगर आपने इसको रेडियन पर मिनट में ले लिया तो यूनिट्स मिसमैच हो जाएंगी। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, लेकिन क्वेश्चन में वो हमेशा मिनट में डाटा देता है ताकि आप गलती करो वहां। क्या हम गलती करेंगे, नहीं। तो ये फॉर्मूले लिख लिए। आई गेस हो गया होगा। अब ये वाले फॉर्मूले
राउंड पर सेकेंड को हम चाहते हैं रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। ठीक है। आरपीएस, आरपीएस इसको हम लोग कहेंगे एन। ये क्या बता रहा है हमको? रोटेशन पर सेकेंड। आरपीएम बोलेगा तो भी इसको हम लोग ना एन लिख देंगे, मतलब ये आपको रोटेशन पर यूनिट टाइम दिखा रहा है, और हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है? ओमेगा में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एन। अगर एन को आपने राउंड पर मिनट में ले लिया तो ये किस में आ जाएगा आपका? रेडियन पर मिनट। अगर इसको आपने राउंड पर सेकंड में ले लिया तो ये किस में आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड। तो हम लोगों को कोशिश यही करना है कि इसको लेना है हमको राउंड पर सेकंड में, राउंड पर सेकंड। तो अल्टीमेटली ये हमारे पास किस में आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड में। अच्छा एक बात बताओ, एक सर्कल कितने रेडियन का होता है? 360 डिग्री। उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई। एक चक्कर कितने का होता है? 2 पाई का। 5 चक्कर मारा तो 2 पाई इंटू 5 आ गया। ऐसे ये फॉर्मूला आता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको ये निकालना ना कितने चक्कर पर सेकंड, तो एन से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। पर ध्यान रखिएगा इसको ना आप राउंड पर सेकंड में रखना, तभी आपका ये आंसर राउंड पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में आएगा और आप उसको वहां पे पुट कर सकते। बस पर सेकंड में निकालना है इनको, दैट्स इट। तो पहला क्वेश्चन जिसमें यही होगा, आरपीएम में दिया हुआ होगा, लिखिए। लिखना क्या है इसमें, ऐसे ही बता देता हूं मैं कि एक फैन है, देखो ये एक फैन है या इसको मोटर बोल दो, कुछ भी। ये 600 आरपीएम पे चल रहा था खुशी खुशी, लेकिन आपने क्या किया, इसको 1200 आरपीएम पे पहुंचा दिया। और ये अचानक से नहीं हुआ, ये काम करने के लिए इसने 20 सेकंड का टाइम लिया है। 20 सेकंड में आपका पंखा आपने देखा होगा, उसको 1 से 5 पे आपने कर दिया, क्या तुरंत वो 5 की स्पीड में पहुंच जाता है? नहीं, थोड़ा सा टाइम लेता है ना। तो इसने 20 सेकंड का टाइम लिया है 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम पर पहुंचने के लिए। तो बताइए अल्फा की वैल्यू क्या होगी? फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा कि नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो, क्योंकि स्पीड बढ़ गई है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा? पॉजिटिव। हाँ, अगर 1200 से 600 आरपीएम हो गया होता तो स्पीड चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन किस में आता? नेगेटिव आता, क्योंकि उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? बहुत बढ़िया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, अल्फा निकालना है। तो यहां पे आप जब देखोगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों दिया हुआ है और टी की वैल्यू दे रखा है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों दे रखा है और टी की वैल्यू दे रखा है। अल्फा निकालने के लिए बोला है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। चलो लगाओ लगाओ, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हाँ, देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले ना हम ओमेगा 1 निकालेंगे। ओमेगा 1 कितना हो जाएगा? 2 पाई n1। तो हम लोगों ने रखा 2 पाई n1 600, लेकिन ये राउंड पर किसमें है? ये राउंड पर मिनट। ये जो m लिखा है ना, ये बता रहा है राउंड पर मिनट। तो इसको हम किससे डिवाइड करें कि सेकंड में हो जाए? डिवाइड बाई 5/18 60। भाई एक मिनट में 600 राउंड, तो एक सेकंड में कितना? 60 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कट के हो जाएगा 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा ये? 20 पाई रेडियन पर सेकेंड। भाई ये राउंड पर मिनट में था, उसको आपने क्या किया? 60 से डिवाइड कर दिया तो एक सेकंड में आ गया ये। अब एक मिनट में 600 राउंड मारते हैं, तो एक सेकंड में डिवाइड बाई 60। अगर एक घंटे में निकालना होता तो मल्टीप्लाइड बाई 60। एक मिनट में इतना
तो 1 घंटे में कितना घंटा है, बड़ी यूनिट है तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। तो ये हमारा ओमेगा 1 आ गया, और ओमेगा 2 सेम निकालेंगे हम लोग, 2 पाई 1200 डिवाइड बाई 60। तो 60 से ये चला जाएगा कितनी बार, ये तो एक बार कटा, 20। कितना आ गया ये, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये हो गया 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो बच्चों को पता है कि ये वाला फॉर्मूला ठोकना है और आंसर आ जाएगा। तो ओमेगा 2 40 पाई इज इक्वल्स टू ओमेगा 1 कितना था, 20 पाई प्लस अल्फा तो निकालना है इनटू 20। ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 20 पाई, और ये 20 नीचे आएगा तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, पाई। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। असलरेशन है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, असलरेशन है पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इसी बात पे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। द रेडियस ऑफ अ व्हील, द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार, the radius of a wheel of a car is 0.4 meter. The radius of a wheel of a car is 0.4 meter, full stop. The car is accelerated from rest. आपको एक हिडन डेटा दे दिया इसने, क्या डेटा, हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0। कौन सी वेलोसिटी लेकिन, लीनियर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी। जब चक्का ही नहीं घूम रहा है तो कार कहां घूम रही होगी भाई, चक्का मूव नहीं कर रहा है ना, तो कार भी तो नहीं चल रही होगी। तो वी और ओमेगा दोनों 0 है, ठीक है। तो हमने लिखा द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ अ कार इज 0.4 मीटर, फुल स्टॉप। द कार इज असलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय एन एंगुलर असलरेशन ऑफ 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर असलरेशन ऑफ 1.5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड्स, फॉर 20 सेकेंड्स, फुल स्टॉप। तो देखो एक कार में बैठे हुए थे आप, आपने क्या किया, अचानक से उस कार को असलरेशन दिया। देखियो ना, एक ही जगह पे चक्का गोल गोल घूमने लग जाता है। आपने अचानक से उसको असलरेट किया, 20 सेकंड तक के आपने उसको कांस्टेंट असलरेशन, आपने एक्सीलरेटर पे पैर दबा के रखा एकदम कांस्टेंट वहीं पे, तो उतने का आपने असलरेशन दिया 20 सेकंड तक के। तो अब आपको ये बताना है हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर्स, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील्स cover in this interval, in this interval, and what will be its linear velocity। चक्का आगे चल रहा है, उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा यार। तो चलिए आपको दो चीजें निकालने के लिए बोला है इसने, मुझे बताइए उनका सिंबल क्या क्या निकालने पड़ता है। इसने बोला है सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड यानी क्या निकालना है, यहां डिस्टेंस कितनी कवर की, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ पे, तो आप अपने व्हील का रोटेशन बताएंगे क्या, कितनी डिस्टेंस कवर की कार ने, यानी क्या, एस की वैल्यू, आपकी कार का कितना डिस्प्लेसमेंट है, कार कितनी डिस्टेंस कवर की, आप उसको एंगल में बताते हैं क्या कभी, थीटा। हाँ तो वो बोलेगा कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आपको सीधे ये बताना है लीनियर डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमको एस कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल्स टू वॉट और v इज इक्वल्स टू वॉट।
तो आपको दिया था कि रेस्ट से चलना शुरू करता है, यानी कि ओमेगा 1 की वैल्यू आपको 0 ऑलरेडी दे रखी है, आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, आपको टी की वैल्यू दे रखी है। वो क्या निकलवाना चाहता है आपसे? चलो चलो हमारे बच्चे एस निकालना चाहते हैं। एस का फॉर्मूला बताओ। एस इज इक्वल्स टू, या तो यू भी कुछ दिया नहीं है, यहाँ तो दूसरे वाले भाई साहब का यूज लेना पड़ेगा। एस इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे इसका रेडियस भी दे रखा है व्हील का, डायमीटर दिया ना 0.4 मीटर, यानी रेडियस दे रखी है 0.2 मीटर। तुमको ये निकालना है, इसके दो फॉर्मूले हैं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और एस इज इक्वल्स टू थीटा आर। अब इन दोनों फॉर्मूले से आपको निकालना है। क्या आपको लीनियर एक्सेलरेशन दे रखा है क्या? नहीं, निकालना भी मुश्किल है, वो देखो एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से, चलो इसको रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले हमको दिया हुआ है अल्फा, ओमेगा 1 और टी। तो ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू ओमेगा 1। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना बहुत सारे मल्टीपल मेथड्स हैं। बच्चे बाद में आते हैं, सर क्या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, आंसर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अप्रोचेस इसको सॉल्व करने की। आप लोग घर जाके बनाओगे ना, दूसरे फॉर्मूले देखोगे, सर ये तो इससे भी आ सकता है, बिल्कुल आएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे उन मेथड्स को भी। तो ये कोई एक परमानेंट मेथड नहीं कि ऐसे ही आपको बनाना है, जैसे आपकी मर्जी। तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाला फॉर्मूला हम लोग ने लगाया। ये तो हमको दे रखा है 0, तो यहां से ओमेगा 2 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अल्फा कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू इंटू कितना टी 20, तो ये कितना आ जाएगा 30 रेडियन पर सेकेंड। तो आपकी ओमेगा 2 की भी वैल्यू आ गई। एस की वैल्यू 40 मीटर, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। चलो अब इसने पूछा है एस की वैल्यू, तो एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? थीटा यार। तो यहां से हम लोग थीटा भी तो निकाल सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला डिस्कस किया है। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी सेम, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो ओमेगा 1 हमको पता है 0, अल्फा पता है, टी पता है, सब तो पता है, थीटा निकाल लोगे? नहीं। तो देखो यहां से हम लोगों ने थीटा निकाला। थीटा इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू तो 0 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 1.5 इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 400। 2 से ये कट जाएगा 200 बार, इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 300 रेडियन। टोटल थीटा आया है 300 रेडियन। अच्छा कितने चक्कर मारे होंगे चक्के ने, देख के बता सकते हो क्या? 300 रेडियन का डिस्प्लेसमेंट है टोटल। व्हील कितनी बार रोटेट हुआ होगा, कोई बता सकता है क्या यहाँ? वो मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। व्हील एक बार रोटेट होता है तो कितना रेडियन कवर करता है? 2 पाई। और यहाँ कितना घूमा है? 300 रेडियन। टोटल 300 रेडियन है, उसको 2 पाई से डिवाइड कर दो, आ जाएगा कितनी बार घूमा है। आप एक कदम चलते हैं ना, तो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हैं। अगर मैं बोलूं आपने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर की, तो आपने कितनी स्टेप्स ली होंगी? 50। तो वैसे ही इसने टोटल 300 रेडियन कवर किया है, और एक चक्कर में कितना होता है? 2 पाई। तो टोटल कितने चक्कर मारे? 2 पाई से डिवाइड करोगे ना, तो ये भी पता चल जाएगा कितने चक्कर मारे हैं इसने। चलो यहां तो हम लोगों को अब निकालना था एस, तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300 इंटू, ये रेडियस दी हुई थी कि डायरेक्ट क्या दिया था क्वेश्चन में? अच्छा रेडियस बताना चाहिए ना यार, मुझे लगा डायमीटर दिया हुआ है। तो
तो 0.4 मीटर, तो ये हो जाएगा इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा कितना, 120 मीटर। 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी आपकी कार। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में घर जाके एक बार फिर से सॉल्व करना, और मैं जिस अप्रोच से कर रहा हूं उससे अलग हटके कुछ सोचना। अब इसके बाद इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है इसने। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है क्या, ओमेगा आर। लेकिन यार यहाँ तो हमारे पास ओमेगा दो दो है, एक जीरो है और एक क्या है 30 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा वन भी है, ओमेगा टू भी है, और जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है ना, तो ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है। एक सेकंड पे ओमेगा कुछ और रहा होगा, 2 सेकंड पे कुछ और, 3 सेकंड पे कुछ और। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, जो फाइनल वाला ओमेगा होता है ना उसको रख देते हैं कि सर 20 सेकंड खत्म होने पे ना इसकी वेलोसिटी इतनी थी, बात खत्म। देखो जब 20 रखे आपने तो आपको ओमेगा टू इतना मिला ना, तो एट द एंड ऑफ 20th सेकंड वेलोसिटी इतनी थी, बात खत्म। उसने कुछ पूछा नहीं है कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ। अगर वो बोलता कि 5th सेकंड के ऊपर इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हमको ओमेगा कहाँ का रखना पड़ता, 5th सेकंड का। हम टी की जगह 5 रख देते, हमको ओमेगा कहाँ का मिलता, 5th सेकंड का, और हम आंसर निकाल देते। कुछ नहीं लिखा है तो आखिरी वाला रख देंगे। 20 सेकंड पे 30 रेडियन पर सेकंड आया था, तो 30 इंटू 0.4, 4×12, तो 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, इसलिए मीटर पर सेकंड। क्या इस क्वेश्चन में कोई समस्या, कितना सुंदर क्वेश्चन है। तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड, पक्का। चलो अगला क्वेश्चन। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील, ये जो क्वेश्चन में दे रहा हूं ये घर से बना के लाएंगे आप लोग। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम, 3120 आरपीएम, यहां से यहां तक के बढ़ा दी गई है इन 16 सेकेंड्स, इन 16 सेकेंड्स। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा नंबर 1, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, नंबर 1, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, नंबर 2, how many revolutions, how many revolution does the wheel make, how many revolutions does the wheel make during this time, मतलब कितनी बार व्हील घुमा है, कैसे निकालेंगे। हाँ देखो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू पहले निकालोगे कि टोटल इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो मान लो आ गया टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आ गया, फॉर एग्जांपल आ गया 200 पाई, मान लो इतने रेडियन। भाई टोटल 200 पाई रेडियन इसका डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन एक राउंड मारने में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 2 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 2 पाई। टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यह है कि एक इसको चक्कर लगाने में कितना कितना ये कवर करता है, तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कितना समझ में आया, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट सर्कल। समझ में आ रहा है ना। टोटल आपने 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, हर कदम में आप 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करते हो, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए 25। इसी तरीके से ये सॉल्व होगा। चलिए अब अगली हेडिंग लिखिएगा, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मोशन। कैसी हेडिंग है, मोशन ऑफ, गलत बोल दिया क्या, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
अभी देखो यहाँ पे ये एक बॉडी रखी हुई है 1 kg की, यहाँ पे ये एक बॉडी रखी हुई है 1 kg की। इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है ना वो है 3 मीटर। ध्यान से देख रहे, 3 मीटर के डिस्टेंस पे दोनों बॉडी रखी हुई है। इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? एग्जैक्टली इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एग्जैक्टली यहां पे होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों बॉल्स को इधर लेके जाना शुरू कर दूं तो क्या वो वहीं छूट जाएगा? नहीं छूटेगा, वो भी क्या करेगा, साथ साथ चलेगा। तो थोड़ी देर के बाद जब ये पूरा का पूरा सिस्टम यहां आ जाएगा ना, तो सेंटर ऑफ मास भी उनके साथ साथ यहाँ पे मूव करेगा। मान लो ये दोनों के दोनों मास 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे थे, तो सेंटर ऑफ मास भी होगा वो किस स्पीड से मूव करेगा? वो भी वही सेम स्पीड से मूव करेगा। ऐसा तो नहीं कि उसको बाद में याद आएगा अरे मुझे भी चलना है, फिर वो धीरे से चलना शुरू करेगा, बाद में कवर करने स्पीड बढ़ाएगा, नहीं होगा ना। तो सेम स्पीड से वो भी डिस्टेंस कवर करेगा। देखो ये आगे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, ये भी आगे जा रहा था 5 मीटर पर सेकंड से। तो पता है ये भी जाएगा आगे किससे? 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। पर प्रॉब्लम कहां आती है पता है? जब ये अलग स्पीड से आगे जाए, वो अलग स्पीड से आगे जाए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिपेंड करती है ना इन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे। लेकिन दोनों की वेलोसिटी अगर अलग अलग हुई तो दोनों के बीच की डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास भी जो होगा ना वो बीच में आने के लिए आगे पीछे अपनी स्पीड को कम ज्यादा करेगा। आप खुद सोचो, अगर मान लो इसकी स्पीड 0 हो, 0, और इसकी स्पीड हो 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसको भी इसके साथ साथ आगे आना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये 2 मीटर आगे बढ़ा तो ये क्या करेगा? 1 मीटर आगे बढ़ेगा। इससे भी 1 मीटर डिस्टेंस, और ये 2 चला था, ये 1 आगे आया तो अब इससे भी 1 मीटर पीछे रह गया। तो अगर ये स्टेशनरी है ना, तो ये जितनी स्पीड से चलेगा ना उसकी आधी स्पीड से ये चलता है। आप लोग फील कर सकते हो इसको कि अगर ये 2 मीटर आगे बढ़ा और ये भी 2 मीटर आगे बढ़ा, तो भाई दोनों के बीच डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन इसके साथ तो डिस्टेंस बढ़ गई। आज तो दोनों सेम है ना, सेंटर ऑफ मास को बीच में रहना है। तो सेंटर ऑफ मास क्या डिसाइड करता है? हम आधी स्पीड से चलेंगे। तुम्हारी स्पीड कितनी? 0। तुम्हारी कितनी? 5। दोनों का एवरेज निकाल लेगा 2.5। हम 2.5 की स्पीड से चलेंगे, आधी स्पीड से। प्रॉब्लम तब और बढ़ जाएगी जब ये 5 की स्पीड से चलेगा और ये बोलेगा मैं 3 की स्पीड से चलूंगा, तब और कंफ्यूज हो जाता है बेचारा। तब भी क्या करेगा? जैसे जैसे एवरेज निकाल के मैनेज करते रहेगा। हम प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेट करेंगे। कैसे? अब इसको हम लोग कर देंगे 3 kg का, उसको कर देंगे 2.2 kg का। तब सेंटर ऑफ मास और कंफ्यूज, मैं कहां जाऊंगा? सेंटर ऑफ मास क्या होता है और कंफ्यूज हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किए हैं, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पहले से बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो वो एक्सप्रेशंस को हम लोग देख लेते हैं, अगली क्लास में उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बस वो एक्सप्रेशंस को आप लोग याद रख के आएंगे। और आप लोगों को अगर ये वाला फॉर्मूला याद है, R इज इक्वल्स टू M1R1 प्लस M2R2, मैं 2 ही उसके लिए लिख रहा हूं, तो आप सब कुछ लिख सकते हो। देखो ये क्या बता रहा है? R मतलब क्या बता रहा है? ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ये पोजीशन दिखा रहा है या डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी मिल जाएगी, बधाई वेलोसिटी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? m1। अब देखो दोनों साइड आपको ना डिफरेंशिएट करना है। क्या मास का डिफरेंशिएट कर सकते हो? मास तो कांस्टेंट है यार। बस इस डिस्टेंस का आप करोगे, क्योंकि मास आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब ये डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। तो dr/dt ये भी क्या है? वेलोसिटी है। dr1/dt यानी कि m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार फिर से कि ये कैसे आया। मैंने क्या किया, दोनों साइड, चलो r मत मानो, x मानो। भाई हम x और y निकालते थे ना, x1 m1 x1 प्लस m2 x2 करके। तो मान लो मैंने फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब मैंने सोचा दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर देता हूं। जैसे ही मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो x था उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। इस साइड देखोगे ना तो m1 तो कांस्टेंट है,
dx1 अपॉन dt प्लस m2 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन होगा dx2 अपॉन dt। नीचे में ये तो कांस्टेंट है, इनका कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो ये नीचे m1 प्लस m2। dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पर ये 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखो, पोजीशन निकालना है पोजीशन, वेलोसिटी निकालना है तो यहाँ पे वेलोसिटी रखो। अब क्या कोई होनहार बच्चा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताएगा? चलो, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। कितने खतरनाक फॉर्मूले हैं, हमने तीनों फॉर्मूले याद कर लिए अभी। ठीक है, चलो ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी कर रहा है सेंटर ऑफ मास, y डायरेक्शन में करेगा तो क्या लिखोगे, बस। ठीक है, कितना समझ में आया? तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, यहाँ पे ये एक मास है, ये मास है 1 kg का, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे ये दूसरा मास है, ये है 2 kg का, ये इधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो इनका जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, मुझे क्या पता कहाँ है, वो भी तो आगे मूव कर रहा होगा भाई। जब मासेस से मूव कर रहे हैं तो उनका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा होगा। तो मास जो सेंटर ऑफ मास जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड बताओ, बता देते हैं सर। v इज इक्वल्स टू फॉर्मूला m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मास v1 की स्पीड से जा रहा है, m2 मास v2 की स्पीड से जा रहा है। आप लोग ना यहाँ पे एक काम कर लो, यहाँ पे ना एक छोटा सा ये लगा लो, ये c, ये आपको बताएगा सेंटर ऑफ मास, या COM लिख लो, जो भी आपको याद रहे। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2। फॉर्मूला लगाओ और आंसर बताओ। हाँ, जो भी आया। चलो अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दूं कि ये जो है 1 kg ये इस तरफ जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और ये वाला हमारा सेम 2 kg का इस डायरेक्शन में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 इंटू 3 प्लस 5 2 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 2। ये करने पे कितना आया था, 8 और 10 18/3। अच्छा 13/3, 13/3, 13/3 आया था ना। तो यहां पे बताओ ये कितना आएगा, दोनों सेम मास है, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है। नहीं, मासेस भी सेम है, 1 kg 2 kg, वेलोसिटी भी सेम है। किसने कहा वेलोसिटी सेम? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी सेम नहीं है। -3 प्लस 10, चलो देख लेते हैं। अब देखो 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 5 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, देखो 5 टू 10 -3 फिर से क्या हो गया 13, 7/3। तो यहाँ पे एक छोटा सा ध्यान ये भी रखना है कि प्लस लेना है कि माइनस लेना है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव, अपोजिट जा रही है तो फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, क्या इतना हो जाएगा? चलिए तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग को शुरू करना है। तो अगली क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले आप लोगों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोगों को ना अलग अलग टाइप के जो शेप होते हैं उसके लिए डेरिवेशन करना होता था, लेकिन इस बार डेरिवेशन पार्ट पूरा खत्म है, सिर्फ आपको फॉर्मूले रटने हैं।
डेरिवेशन डिलीट हो चुका है, सिर्फ आप लोगों को बोला है कि उनका फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों, तानिया। थैंक यू सर। ओके बेटा।